नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। आज से करीब 4 हफ्ते पहले सोमवार का वो दिन देश कभी नहीं भूलेगा जब कश्मीर के अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों से भरी बस पर कायर आतंकवादियों ने हमला कर दिया था। करीब 27 दिन बाद अमरनाथ यात्रियों पर इस हमले के सभी गुनहगारों का जम्मू कश्मीर पुलिस ने पता लगा लिया है। अमरनाथ अटैक के मास्टरमाइंड अबू इस्माइल के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन अबू इस्माइल का साथ देने वाले दूसरे आतंकवादी कौन थे? वो लोग कौन थे जिन्होंने अमरनाथ यात्रियों पर हमले में लश्कर तैयबा के इन पाकिस्तानी आतंकवादियों की मदद की थी? इन सभी के बारे में जांच पड़ताल पूरी हो चुकी है, इनकी पहचान हो चुकी है। अबू इस्माइल तक पहुंचने की सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी भी मिल चुकी है और उम्मीद भी जगी है। उम्मीद ये कि अबू दुजाना की तरह अबू इस्माइल पर भी देश को जल्द ही अच्छी खबर मिलेगी, यानी कि अबू इस्माइल के खात्मे की खबर। 3 पाकिस्तानी आतंकवादी, 1 कश्मीरी आतंकवादी, 3 आतंकवादियों के हमदर्द। अमरनाथ यात्रियों का खून बहाने वाले 7 गुनहगारों पर 27 दिन बाद बड़ा खुलासा। अमरनाथ अटैक के गुनहगार आतंकवादियों का शौकत बिलाल वाला प्लान। गाड़ी हम लोग को जा रही थी कटरा के लिए, तो गोली चलने लगी तो हम लोग का तो आँख ही बंद हो गया। दोनों बाजू से गोलियां चलने लगी, दोनों बाजू, तीनों बाजू से। सब लटपट थे हम लोग। उसने बोला तुम कुछ भी हो, दरवाजा जल्दी बंद करो। 3-4 जन अंदर आ गए, दौड़ के आ रहे थे। मैंने दरवाजा बंद कर दिया। 10 जुलाई को वो सावन का पहला सोमवार था जब पवित्र अमरनाथ यात्रा पर गई 50 यात्रियों से भरी एक बस पर आतंकवादियों ने कश्मीर के अनंतनाग में घेर कर हमला बोला था। इस हमले में 8 तीर्थयात्रियों की जान चली गई थी। कम से कम 19 तीर्थयात्री घायल हुए और बाकी मौत के मुंह से किसी तरह बचकर लौटे। आज 27 दिन बाद अमरनाथ अटैक के गुनहगार आतंकवादियों का पूरा प्रोफाइल पता चला है। Once the investigation was started, it was revealed that Ismail, code Harun, am I right? It's Harun, code Harun, a Pakistani militant of Lashkar, along with 2 other Pakistani militants, Mawiya, Pakistani, Furqan, a Pakistani, and Yawar Bashir, code Ayan, son of Bashir Ahmad Wani, R.O. Hablish, there is a village, Hablish, Devsar Kulgam, carried out the attack. Among 4 terrorists, 3, serial number 1, 2 and 3 were foreigners and 1 was local. अमरनाथ अटैक के मास्टरमाइंड, इस चेहरे को तो आप जानते हैं, नाम है अबू इस्माइल, लश्कर तैयबा का आतंकवादी। लेकिन अमरनाथ हमले में इस आतंकवादी का साथ देने वाले बाकी लोग कौन थे? कैसे हमले का प्लान बनाया गया? कैसे हमला किया गया? और अब ये गुनहगार कहां हैं? इसका पता लगाना जरूरी था। जम्मू कश्मीर पुलिस की 27 दिन की लंबी जांच के बाद अब पता चला है कि अमरनाथ अटैक में लश्कर तैयबा के 3 पाकिस्तानी आतंकवादी और 1 कश्मीरी आतंकवादी शामिल था। पाकिस्तानी आतंकवादियों में अबू इस्माइल उर्फ हारून, आतंकी माविया और आतंकी फुरकान का नाम है। इसके अलावा अमरनाथ अटैक में यावर बशीर उर्फ अयान नाम का एक स्थानीय आतंकी भी शामिल था। कुलगाम का रहने वाला यावर बशीर मदरसे में पढ़ता था और अभी फरवरी में ही लश्कर तैयबा में शामिल हुआ। फरवरी में पुलिस कर्मियों से हथियार की लूट में शामिल था और इसके बाद वो लश्कर में चला गया। The attack was initially planned for 9th of July, but that day there was no movement of a CRPF vehicle or a Yatri vehicle in isolation. In isolation, remember. They had kept a code word for CRPF vehicle and a Yatri vehicle. The code word for a CRPF vehicle was Bilal
and the code word for a Yatri vehicle was Shaukat. On 10th they repeated the same modus operandi, the same planning, and unfortunately for the Yatris that day, this bus, which had a breakdown near Bijbehara and was there for quite some time, when it reached Batengu, it was attacked. And rest, you know how it happened. अमरनाथ यात्रियों पर हमले का प्लान आतंकवादियों ने पहले से ही बना रखा था। पुलिस की जांच के मुताबिक हमला एक दिन पहले ही हो जाता अगर उस दिन कोई यात्री बस या सीआरपीएफ की बस हाईवे पर अकेले निकलती। आतंकवादियों ने इस हमले के लिए कोड वर्ड बना रखे थे। यात्रियों की बस के लिए आतंकवादियों ने कोड वर्ड रखा था बिलाल और सीआरपीएफ की बस के लिए आतंकवादियों ने कोड रखा था शौकत। पहले अटैक का प्लान 9 जुलाई को बनाया गया था, लेकिन उस दिन हमला नहीं कर पाए। 10 जुलाई को तीर्थयात्रियों की एक बस खराब होने की वजह से कुछ देर रुकी और उसके बाद ये बस अकेले ही हाईवे की तरफ निकली तो आतंकवादियों को मौका मिल गया। उन्हें 2 टारगेट रखे थे, सीआरपीएफ व्हीकल एंड यात्री व्हीकल। अनफॉर्चुनेटली उस दिन यात्री व्हीकल आ गई। अगर सीआरपीएफ व्हीकल आती, इट वुड हैव बीन अटैक्ड। Shaukat was for Yatri vehicle and Bilal was for CRPF vehicle. So it was basically to जो जिसको कहते हैं ना purely a terrorist act of terrorism. What is act of terrorism? To create scare, डराना, लोगों में डर पैदा करना, ये वो एक्ट था। अमरनाथ अटैक के केस में सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार बड़े पैमाने पर उन लोगों की धरपकड़ हुई है जो आतंकवादी हमलों में मदद करते हैं। आतंकवादियों के ग्राउंड वर्कर कहे जाते हैं, आतंकवादियों को रहने का ठिकाना देते हैं। ऐसे 3 गुनहगार जम्मू कश्मीर पुलिस ने पकड़े हैं जिन्होंने ही अमरनाथ अटैक की पूरी साजिश का खुलासा किया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बिलाल अहमद, एजाज वागे और जहूर अहमद को पकड़ा है। इन तीनों ने अमरनाथ अटैक के 4 आतंकवादियों को दक्षिण कश्मीर में रहने का ठिकाना दिया। इन तीनों ने आतंकवादियों को गाड़ियां मुहैया कराई। इतना ही नहीं, इन्होंने बोटेंगो की जिस जगह पर हमला हुआ था वहां की रेकी भी की। हमले के बाद आतंकवादियों को सुरक्षित भाग जाने का रास्ता भी इन्होंने दिया था। They are the guys, these 3, who provided them logistic support, that is a place to stay before the attack, vehicles, 2 vehicles rather, a Sentro and a Alto and a motorcycle to recce the area and to carry out the action and then escape. And one of them, that he indicated that yes, today there is a vehicle, there is movement of Shaukat. Shaukat means vehicle of Yatri vehicle. अमरनाथ यात्रियों पर हमले में 4 आतंकवादियों का साथ देने वाले जो 3 स्थानीय लोग पकड़े गए हैं, उन्हें जम्मू कश्मीर पुलिस बिना हथियार वाले आतंकवादी कह रही है। ये कश्मीर में आतंकवादियों के हमदर्द बने लोगों के लिए सीधा मैसेज है कि अगर आतंकवादियों की मदद की तो बच नहीं पाओगे। आपने कहा कि जो इसमें सिविलियन थे जिन्होंने Don't call them civilians. No, don't call them OGWs. They are militants without weapons. They have supported them. They are not supported them. They are part of the conspiracy. When I am using 120B, that is criminal conspiracy. So they are part of conspiracy. अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अमरनाथ यात्रियों पर क्रूर हमला करने वाले कायर आतंकवादी कहां हैं? जम्मू कश्मीर पुलिस उन 2 आतंकवादियों के बारे में पता लगा रही है जिन्हें कुछ दिन पहले आतंकी मुठभेड़ में मारा गया था कि क्या ये दोनों आतंकवादी उन 4 आतंकवादियों में शामिल हैं जो अमरनाथ अटैक के गुनहगार हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये कि अमरनाथ अटैक का मास्टरमाइंड अबू इस्माइल कब मार गिराया जाएगा। Now remains the other part, to get after the armed militants and eliminate them. We are quite near to them.
जो 2 ब्राकपुरा चांस एनकाउंटर में मारे गए, हम उनकी इन्वॉल्वमेंट इसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, whether they were actually involved in this in one way or the other or not. We are investigating. कश्मीर में आतंकवादियों के सफाये का ऑपरेशन ऑल आउट फुल स्पीड में चल रहा है। पिछले 24 घंटे में सुरक्षा बलों ने सोपोर में हिजबुल के 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। देश को उस अच्छी खबर का भी इंतजार है जब लश्कर-ए-तैयबा का आतंकवादी और अमरनाथ यात्रियों पर हमले का गुनहगार अबू इस्माइल मारा जाएगा। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। अभी कुछ दिन पहले लोकसभा में गृह राज्य मंत्री ने अमरनाथ यात्रियों पर हमलों को लेकर हुए सवाल पर अपने लिखित जवाब में बताया कि पिछले 27 वर्षों में अमरनाथ यात्रियों पर 36 आतंकवादी हमले हो चुके हैं। 1990 से अब तक 36 हमलों में 53 यात्री मारे गए और 167 घायल हुए। 10 जुलाई को अमरनाथ यात्रियों पर हुए हमले के मास्टरमाइंड अबू इस्माइल तक पहुंचने में सुरक्षा बल जुटे हुए हैं। आज नहीं तो कल अबू इस्माइल के आतंक का ऑपरेशन निश्चित है, क्योंकि कश्मीर में सेना, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम इंडिया को आतंक मुक्त कश्मीर के अपने अभियान में फुल स्पीड से जुटी हुई है। आतंकवादियों के ऑल आउट ऑपरेशन में सीना लगी हुई है, जिसने इस साल अब तक 126 आतंकवादियों को मार गिराया है। इसमें अब तक का सबसे बड़ा नाम लश्कर-ए-तैयबा का कश्मीर का कमांडर अबू दुजाना का है। अलगाववादियों के ऑल आउट ऑपरेशन में एनआईए भी लगी है। टेरर फंडिंग पर हुर्रियत गैंग के 8 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और आने वाले समय में गिलानी, मीरवाइज उमर फारूक और यासीन मलिक का नंबर आना तय है। पत्थरबाजों के ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ लगी हैं, जिनके गैंग लीडर्स को पकड़ा जा रहा है। आतंकवादियों को बचाने में लगे पत्थरबाजों के गैंग को अब कोई मौका नहीं दिया जा रहा है कि आतंकवादी बचकर निकल पाएं। आतंकवादियों के हमदर्दों और आतंकवादी हमलों में साथ देने वाले बिना हथियार वाले आतंकवादियों के ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस लगी हुई है, जिसने अमरनाथ अटैक के केस में ऐसे 3 लोगों को पकड़ा है जिन्होंने आतंकवादियों का साथ दिया था। तो खबरदार में अब बात कश्मीर के असली दुश्मन उस हुर्रियत गैंग की, जो अब तक अलगाववाद और आजादी के नाम पर सीक्रेट तरीके से आतंक के एजेंट बनकर बैठे हुए थे। पहली बार आज तक ने इनकी असलियत कैमरे पर लाकर इन सभी को बेनकाब किया था, जिसके बाद एनआईए ने अपनी जांच शुरू की तो पुख्ता सबूतों के आधार पर हुर्रियत गैंग के 7 लोगों को अरेस्ट किया गया। इनमें सैयद अली शाह गिलानी का दामाद है। प्रवर्तन निदेशालय के हुर्रियत गैंग के शब्बीर शाह को अरेस्ट किया था। आज शब्बीर शाह के करीबी और हवाला डीलर मोहम्मद असलम वानी को ईडी की 14 दिन की कस्टडी में भेज दिया गया। कश्मीर में टेरर फंडिंग में जिस तरह से हुर्रियत की पूरी टीम लगी है, पूरा गैंग शामिल था, केस वहीं तक सीमित नहीं है, क्योंकि एनआईए की जांच में हुर्रियत गैंग के उस कनेक्शन का भी पता चल रहा है, जो कनेक्शन कश्मीर को सीरिया, इराक और अफगानिस्तान बना सकता है। कश्मीर को इराक, सीरिया और अफगानिस्तान बनाने की सबसे बड़ी साजिश। आईएसआईएस और अलकायदा की एंट्री, कश्मीर के लिए सबसे बड़े खतरे की घंटी। पाकिस्तान के एजेंट अलगाववादियों के अलकायदा कनेक्शन का विश्लेषण। कश्मीर में अलकायदा के ताजा आतंकवादी कमांडर बने जाकिर मूसा की फोटो। दुनिया के सबसे खूंखार आतंकवादी संगठनों में एक अलकायदा से जुड़े कागज, ये चिट्ठियां, ये वो सबूत हैं जो कश्मीर के अंदर सीक्रेट तरीके से चल रही एक बड़ी खतरनाक साजिश की तरफ इशारा करते हैं, जिसमें कश्मीर का ठेकेदार होने का दावा करने वाले अलगाववादी फुल एक्टिव हैं। कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों और आतंकवादियों तक पैसे पहुंचाने के सीक्रेट खेल की जांच में जुटी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए कश्मीर के अलगाववादियों की जिस जांच में पिछले कई महीनों से जुटी है, उसमें सबसे खतरनाक खुलासा हुआ है। एनआईए के कश्मीर के अलगाववादियों के जाकिर मूसा कनेक्शन के बारे में पता चला है। जाकिर मूसा वो आतंकवादी है जिसे 28 जुलाई को अलकायदा ने जम्मू कश्मीर का कमांडर बनाया है।
हुर्रियत के नेता सैयद अली शाह गिलानी के दामाद अल्ताफ फंटूश के घर से जाकिर मूसा से जुड़ी कई चीजें मिली हैं। एनआईए के छापे में गिलानी के करीबी अयाज अकबर के घर और ऑफिस से भी जाकिर मूसा की तस्वीरें मिली हैं। गिलानी का दामाद अल्ताफ फंटूश और गिलानी का करीबी अयाज अकबर इस वक्त एनआईए के रिमांड पर है। एनआईए को छापे में मिले कागजात के बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले जाकिर मूसा के बारे में जानना जरूरी है कि जाकिर मूसा कैसे कश्मीर के आतंकवादियों को इतना प्यारा है। कभी बुरहान वानी का साथी रहा जाकिर मूसा इस वक्त कश्मीर में अलकायदा के नए बनाए आतंकी संगठन का कमांडर बनाया गया है। अंसार गजवतुल हिंद नाम का यह आतंकी संगठन अलकायदा की सोच पर चलता है और कश्मीर में इस्लामिक राज और शरिया कानून लाना चाहता है। यह आतंकवादी जाकिर मूसा का 2 दिन पहले आया वो टेप है जिसमें वो आतंकवादी अबू दुजाना और आरिफ डार को कश्मीर में अलकायदा का वो आतंकी बता रहा है जो कश्मीर में पहली बार अलकायदा के आतंकी बैनर तले मारे गए। शहीद अबू दुजाना भाई और शहीद आरिफ भाई 2 ऐसे साथी थे जिन्होंने हक का परचम देखते ही उसके साथ जुड़ने का फैसला किया। कश्मीर में लश्कर तैयबा के कमांडर अबू दुजाना को सुरक्षा बलों ने ठीक उसी तरीके से मार गिराया जिस तरह से अलकायदा का अब तक का सबसे बड़ा आतंकवादी ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के एबटाबाद में अमेरिकी कमांडोज के आधी रात के ऑपरेशन में मारा गया था। और आइए अब हम आपको अलकायदा के बारे में भी बताते हैं और ये भी बताते हैं कि आखिर कश्मीर में अलकायदा की एंट्री और कश्मीर में आतंक के एजेंट बने हुर्रियत गैंग का अलकायदा से कनेक्शन कितनी बड़ी खतरे की आपके हमारे लिए भारत के लिए घंटी है। आतंकवादी संगठन अलकायदा इस समय सीरिया, यमन, सोमालिया, अफगानिस्तान समेत 13 देशों में एक्टिव है। इराक, सीरिया में अलकायदा से ही अलग हुए गुट ने ISIS जैसे सबसे खूंखार आतंकवादी संगठन को जन्म दिया है। ISIS तालिबान इस वक्त पाकिस्तान, अफगानिस्तान की बॉर्डर पर सबसे ज्यादा एक्टिव हैं। अलकायदा के सबसे बड़े आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को 2011 में पाकिस्तान के एबटाबाद में अमेरिकी कमांडोज ने मार गिराया था, लेकिन अलकायदा के दूसरे सबसे बड़े आतंकवादी कमांडर को अब भी पाकिस्तान में सुरक्षित ठिकाना मिला है और ये सुरक्षित ठिकानों पर छिपे बैठे हैं और भी आतंकवादी इनमें हैं। अगले कुछ दिनों में अफगानिस्तान और पाकिस्तान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई पॉलिसी सामने आने वाली है और ऐसा कहा जा रहा है कि इस पॉलिसी में पाकिस्तान के अंदर छिपे बैठे आतंकवादियों को चुन चुन कर मारने का प्लान अमेरिका ने तैयार कर लिया है। आशंका इस बात की है कि पाकिस्तान में छुपे बैठे आतंकवादी संगठन और इनके आका अब कश्मीर की तरफ रुख कर सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो ये कश्मीर के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है। जाकिर मूसा को कमांडर बनाकर अलकायदा ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। स्वागत है एक बार फिर से आपका खबरदार में। और खबरदार में अब हम केरल की राजनीति का रक्त चरित्र आपको दिखाएंगे, जहां लेफ्ट और राइट के वर्चस्व की राजनीति लगातार तेज हो रही है। बीजेपी ने आज रक्षा मंत्री अरुण जेटली को एलडीएफ सरकार पर हमला करने के लिए केरल भेजा। अरुण जेटली ने केरल में लोकतंत्र के अस्तित्व पर सवाल उठाया। जेटली के केरल जाने से यह साफ हो गया है कि बीजेपी आरएसएस इस लड़ाई को हर हाल में जीतना चाहते हैं। केरल में राजनीतिक हिंसा ने इतनी खतरनाक शक्ल ले ली है कि अरुण जेटली जैसे कद्दावर मंत्री को केरल का दौरा करना पड़ा। जेटली तिरुवनंतपुरम आए, आरएसएस कार्यकर्ताओं के परिजनों से मिले और सीपीएम पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। You corner an innocent victim, you catch him when he is alone, and you inflict multiple wounds on his body. The kind of wounds inflicted on Rajesh would have even embarrassed the terrorists. That is the cruelty and enormity of the barbaric nature in which this violence has taken place. ये लड़ाई नहीं है, वर्चस्व की इस जंग की जड़ें बेहद गहरी हैं। वामपंथ और दक्षिणपंथ दो विचारधाराएं हैं, लेकिन विचारों को जब राजनीति की बेड़ियों में जकड़ा जाता है तो वही होता है जो इस वक्त केरल की सरजमी पर हो रहा है।
आए दिन हत्याएं हो रही हैं। कभी सीपीएम कैडर के किसी मामूली कार्यकर्ता की आहुति ले ली जाती है तो कभी किसी आरएसएस वर्कर की बलि चढ़ जाती है। सियासी दुश्मनी की जो भट्टी आजादी के पहले जलाई गई, उसकी लपटें लगातार विकराल हो रही हैं। राजनीतिक पार्टियां उसमें रह रहकर घी बारूद डालती रहती हैं। हमने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से पूछा कि वो इस राजनीतिक हत्याओं के सिलसिले को रोक क्यों नहीं पा रहे। पुलिस का मानना है कि कई हत्याएं तो स्थानीय रंजिश का नतीजा है। सड़क के एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता रहते हैं, वहीं सड़क के ठीक दूसरी ओर कट्टर वामपंथी। दोनों की सोच में फर्क तो हमेशा से रहता है, तनाव लगातार बना रहता है, लेकिन हल्की सी चिंगारी से भी ये तनाव विस्फोटक साबित हो सकता है। ये आज तक की केरल से वो ग्राउंड रिपोर्ट है जो अभी तक आपने किसी हिंदी न्यूज चैनल पर नहीं देखी होगी। केरल का हिंदी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये ग्राउंड रिपोर्ट आपकी आंखें खोल देने वाली है, क्योंकि आपको ये सच जानना चाहिए कि राजनीति का बुलडोजर जब दौड़ता है तो उसके नीचे विष्णु, जयप्रकाश और राजेश जैसे आम लोगों की जिंदगी और भविष्य पिसता है। केरल मॉडल है राजनीतिक हिंसा के रिवाज का, जो कहीं और पनप सकता है और कहीं और फूट भी सकता है। ये बेहद आम लोग हैं जिनके घरों के चूल्हों पर आशंकाओं की बारिश हो रही है, क्योंकि जो घर चला रहा था उसे ही इस दुनिया से चलता कर दिया गया। आपको इनके घरों में ले चलेंगे जहां अब नाउम्मीदी का गहरा सन्नाटा है, लेकिन पहले जरा उस राजनीति को महसूस कीजिए जिसे आम कार्यकर्ताओं की मौत पर खड़ा किया जा रहा है। Why is it that when the LDF is in power, this atmosphere of violence increases? And at the end of the day, if you have an effective policing by the state, if you have fairness by the police, that irrespective of who commits the offense, immediate actions are taken, such recurrence will not take place. The RSS and the BJP has been rejected at the hustings by the people of Kerala, in spite of all their efforts to divide and destroy the Kerala traditions of pluralism. ये उस केरल की जमीनी हकीकत है जो देश का नंबर 1 राज्य है, लेकिन जिसे राजनीति के खूनी अखाड़े में तब्दील किया गया है। केरल आज सिर्फ एक राज्य नहीं रहा, ये लेफ्ट का आखिरी बड़ा किला है जो ध्वस्त हुआ तो वाम विचारधारा के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकता है। और इसीलिए आरएसएस बीजेपी को भी केरल की जरूरत है, लेकिन केरल पिस रहा है, पस्त और परास्त हो रहा है। राजेश की दर्दनाक हत्या के बाद अब केरल की सरकार ने दोनों दलों के बीच में शांति वार्ता की शुरुआत की है, इस उम्मीद में कि यह राजनीतिक हत्याओं का सिलसिला बंद हो। लेकिन सीपीआईएम और आरएसएस कार्यकर्ताओं के आक्रामक तेवर देखकर ऐसा लगता नहीं कि केरल में खून की नदी का बहना बंद होने वाला है। राहुल कमल, तिरुवनंतपुरम, आज तक। और खबरदार में अब हम केरल की आपको वो ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे जिसे देखकर आप ये समझ पाएंगे कि वहां जो कुछ भी हो रहा है उसके शिकार आम लोग ही हुए हैं। हमने ऐसे ही पीड़ितों के परिवारों से मुलाकात की, उन्होंने हमें जो कुछ बताया वो हैरान कर देने वाला है। അമ്മ തുണി കൊണ്ടാ പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ നനക്കൊന്നും തിരിഞ്ഞിട്ടാകെ। खूबसूरत केरल में ऐसी खूनी कहानियां भरी पड़ी हैं। किसी ने पति खोया, किसी ने पिता तो किसी ने बेटा। राजनीति की बिसात पर मोहरे तो राजनीतिक दलों ने फेंके, लेकिन उनकी फांस में फंस गया आम आदमी। आज तक संवाददाता राहुल कमल, राहुल श्रीवास्तव, शालिनी लोबो ने जब केरल की खूनी राजनीति की कहानियां तलाशी तो पता चला कि इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। दशकों से केरल वामपंथी विचारधारा का गढ़ रहा है। यहाँ पर कई गांव ऐसे हैं जहां पर सीपीआईएम की ही हुकूमत चलती है। घरों की दीवारों पर किस कंपनी का रंग लगना है या फिर किस कंपनी की मोटरसाइकिल को खरीदना है, हर फैसला पार्टी के कार्यकर्ता ही लेते हैं। आरएसएस इस वक्त इस राज्य में अपनी जड़ों को मजबूत करने के काम में लग गई है। वर्चस्व की इस लड़ाई में खून लगातार बह रहा है।
ये धनराज का वो अभागा परिवार है जिसे वो अपनी मौत के बाद बेसहारा और लाचार छोड़ गया है। 36 साल का धनराज पय्यानूर में सीपीएम का वर्कर था। 11 जुलाई 2016 को धनराज को उसकी पत्नी के सामने मौत के घाट उतार दिया गया, जिसके साथ उसने शादी के 7 फेरे लिए थे। बच्चों ने अपनी आंखों के सामने पिता की हत्या होते देखी और मां ने बेटे को खून से लथपथ तड़पते और मरते देखा। നമ്മളെ വളപ്പിൽ തന്നെ നോക്കിയിട്ട് അപ്പുറം നോക്കുമ്പോ അമ്മ തുണി കൊണ്ടാ പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും എനക്കൊന്നും തിരിഞ്ഞിട്ട് ആകെ ഷോക്കായി പോയി. ആടുന്ന് പിന്നെ എന്റെ മുന്നിലേക്ക് കൂടി ഒരുത്തനെ ഓടിയിനി. ആ മുഖം മൂടിയെല്ലാം ആകെ ഒരഞ്ഞു. അന്നേരമാണ് അവന്റെ കയ്യിൽ ആ വലിയ നീളത്തനൊരു വാള് ഞാൻ കണ്ടിന്. ചോര ഇങ്ങനെ ഒറ്റ. धनराज की मौत के ठीक 2 घंटे बाद इसी पय्यानूर में एक और कत्ल हुआ। इस बार बारी थी रामचंद्रन की। ठीक वैसी ही नफरत, वैसी ही दरिंदगी के साथ रामचंद्रन को भी मौत के घाट उतार दिया गया। पूरे परिवार ने इस कत्ल को आंखों के सामने बेबसी और बेचारगी के साथ होते देखा। ചേച്ചി അന്ന് രാത്രി എന്തോ അവിടെ നടന്നത്? അവര് സിപിഎമ്മിന്റെ 5-10 ആൾക്കാർ വാതിൽ തള്ളി തുറന്ന് ഉള്ളിൽ കയറി രാമേന്ദ്രേട്ടനെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തി. कत्ल के दोनों मामलों में सच पूछिए तो दोनों परिवार के इन बच्चों के भविष्य की हत्या हुई है। इन माओं की ममता की अकाल मौत हुई है और जिनकी जिंदगी तबाह हुई वो तिरुवनंतपुरम में बैठे राजनीतिक आका नहीं, बल्कि ये पत्नियां हैं जो अब विधवा विलाप के लिए अभिशप्त हैं। हिला देने वाले ये कैसे हालात हैं? आह इधर भी है और उधर भी, चित्कार इधर भी है उधर भी, तबाही इधर भी है उधर भी। इन दोनों परिवारों ने अपना बहुत कुछ खो दिया है, लेकिन क्यों, किस लिए और किसके लिए? हम केरल की राजनीतिक नरसंहार के जितने गहरे उतरते गए, हमें दिल दहला देने वाली कहानियां मिलती गईं। 60 साल की इस बुजुर्ग महिला की रोंगटे खड़ी कर देने वाली कहानी सुनिए। 2002 में इनके पति की हत्या हुई और 14 साल बाद इस मां ने अपना बेटा खोया। वजह वही राजनीतिक दुश्मनी जिसकी चपेट में इनकी दुनिया तबाह हो गई। ആറാള് വന്നത് എന്റെ മോനെ കൊത്തിന് ഒരുമിച്ച് കഴിഞ്ഞത്. കൊത്തിയിട്ട് ചവിട്ടി പറമ്പത്തേക്കിട്ടിട്ടാണ് അവരെ പിന്നെയും ചെയ്തു. എന്റെ മോനോ ഒന്നും പറ്റിയില്ല. ഞാൻ അടുത്തെത്തുമ്പോഴത്തേക്കന്നെ അവർക്ക് ഇനി രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞത്. सवाल है कि इनकी आहों का हिसाब कौन देगा? പക്ഷെ ബിജെപി മനസ്സിലുണ്ടായിന്. ബിജെപിന്റെ അനുഭാവിയാണ്. ബിജെപിയോടാണ് ഇഷ്ടം. പാർട്ടി ഓഫീസിൽ പോയി ഇരിക്കുകയില്ല. പാർട്ടി ഓഫീസിൽ പോയി ഇരിക്കാൻ സമയവും ഇല്ല. കാരണം അത്രയും കടബാധ്യതയുള്ളൊരു കുട്ടിയാണ്. ഒരു പാർട്ടിയാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഇതേ ഉള്ളൂ. അച്ഛന്റെ ഒരു തെറ്റുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ്. कौन देगा इनके भविष्य की सुरक्षा की गारंटी? इनकी तकलीफों, इनकी मुश्किलों में इनकी तरफ हाथ बढ़ाने वाला कौन होगा? क्या आरएसएस, बीजेपी और सीपीएम के ब्लेम गेम से इनके चूल्हे जल पाएंगे? इनके पेट भर जाएंगे? इनकी जरूरतें पूरी हो पाएंगी? ये चिंता किसकी है? कुन्नूर से शालिनी लोबो के साथ राहुल कंवल, तिरुवनंतपुरम, आज तक। केरल को इस खूनी लड़ाई से बहुत कुछ गंवाना पड़ सकता है। केरल में निवेश पर खतरा मंडरा रहा है क्योंकि माहौल बिगड़ने से कारोबारी पैसा लगाने से पीछे हट सकते हैं। कृषि, आईटी और यहां तक कि टूरिज्म सेक्टर को भी भारी नुकसान हो सकता है और इसलिए केरल में ये लड़ाई जल्द ही खत्म होनी चाहिए। लेकिन ऐसा होगा इसकी उम्मीद फिलहाल दिख नहीं रही क्योंकि केरल में ये लड़ाई पिछले 70 सालों से जारी है। दो विचारधाराएं, दो राजनीतिक मोर्चा, एक राज्य और सीरियल सियासी कत्ल। केरल जिसे देवताओं का अपना घर कहा गया, उसे लेफ्ट राइट के वर्चस्व के बीच कैसे खूनी लेबोरेटरी बना दिया गया, इसकी बानगी इन 2 वीडियो में देखिए। एक वीडियो आरएसएस ने जारी किया, ये बताने के लिए केरल में किस हद तक लेफ्ट का प्रोपेगेंडा वॉर चल रहा है। अगले ही दिन लेफ्ट ने वीडियो का जवाब दूसरे वीडियो से दिया। आरोपों का ये मुकाबला लगातार जारी है। You see, other political parties are in power in several states. This kind of a violence doesn't exist in any other part of the state, any other part of the country. And therefore, we expect people not to have double standards on these incidents,
You can't have awards being returned if an incident takes place in some other part of the country. Editorials being written and comments being made, and suddenly the entire brigade which used to indulge in this goes into a stunning silence as though nothing is happening. लेफ्ट राइट के इस राजनीतिक एनकाउंटर में ऑलराउंड अटैक हो रहा है। बात राष्ट्रपति शासन लगाने तक की हो रही है, क्योंकि इसी 29 जुलाई को केरल में आरएसएस के कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई, जिसके बाद हमलों की रफ्तार अचानक बढ़ गई। जो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार की आदत है पिछले कई दशकों से, जब भी वो केरल में सरकार में आते हैं, आरएसएस और आरएसएस विचार परिवार के कार्यकर्ताओं के ऊपर होने वाले हमले न रुके और न हमारे किसी भी इस प्रकार के मांग को उन्होंने सुना नहीं। To using their government at the center and their friends in various important places to try and provoke clashes, to provoke violence in Kerala, because their claims that RSS people are being killed, it is highly selective. ये आग आज नहीं लगी है, ये दुश्मनी भी कल की नहीं है, ये नफरत तभी से है जब देश आजाद भी नहीं हुआ था। अपनी विचारधारा को सर्वश्रेष्ठ साबित करने का ये संग्राम गुलाम भारत में ही शुरू हो चुका था। तब आरएसएस दक्षिण छोर के इस आखिरी सूबे को हिंदुत्व का ध्वजवाहक बनाने का प्रण कर चुका था और लेफ्ट ताकतें इसका विरोध कर चुकी थी। 1948 और 1952 में गोलवरकर की रैलियों पर हमले से ये साफ है कि आजादी के साथ ही दुश्मनी की दौर तेज हो चुकी थी। आजादी के बाद केरल को पूरी तरह अखाड़ा बना दिया गया। कुछ आंकड़े आपको जरूर देखने चाहिए। केरल में पहली राजनीतिक हत्या 48 साल पहले यानी 1969 में हुई। केरल में पिछले 17 सालों में 170 राजनीतिक हत्याएं हो चुकी हैं। बीजेपी के 65 और लेफ्ट के 85 कार्यकर्ताओं की इन 17 सालों में हत्याएं हुई। फरवरी 2016 से जुलाई 2017 के बीच बीजेपी के 10, सीपीएम के 4 वर्कर की हत्या हो चुकी है। राजनीतिक हिंसा की सबसे ज्यादा वारदातें कन्नूर में हुई हैं, जहां 2000 से 2016 के बीच लेफ्ट और राइट के 69 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। लेफ्ट के लिए कन्नूर का वही महत्व है जो आरएसएस के लिए नागपुर का है, यानी कन्नूर को आप लेफ्ट का नागपुर भी कह सकते हैं। ए.के. गोपालन, ई.के. नयनार और के.पी.आर. गोपालन जैसे नेता कन्नूर में ही पैदा हुए और यहीं पर राजनीति सीखी। 1971 में कन्नूर में ही केरल का सबसे भयंकर दंगा हुआ, जिसमें कई राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। कन्नूर का यह हाल है कि 60% राजनीतिक हत्याएं सिर्फ कन्नूर में होती हैं। 2016 में कन्नूर में 800 से ज्यादा सियासी झड़पें हुई और 1200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस लड़ाई की कई वजह रही। ट्रेड यूनियन मूवमेंट के साथ ये बढ़ती गई, लेकिन आज ये इस हद तक पहुंची है तो शायद इसकी बड़ी वजह हिंदुत्ववादी ताकतों की मजबूती और लेफ्ट का लगातार सत्ता से दूर चले जाना है। राहुल कंवल, तिरुवनंतपुरम, आज तक। हरियाणा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे विजय बराला पर पुलिस की मेहरबानी से एक आईएएस की बेटी से छेड़छाड़ में नर्म धाराएं लगी और आईएएस की बेटी से छेड़छाड़ करने वाला आरोपी विजय बराला पुलिस की मेहरबानी से थाने से जमानत पर छूट गया। आरोप यह है कि प्रदेश अध्यक्ष के बेटे के होने का पता चलते ही पुलिस के पसीने छूट गए। हरियाणा में कानून नहीं, ताकत का राज चलता है। अगर आप किसी नेता के बेटे हैं तो आपके सामने कानून और पुलिस एड़ियां रगड़ती है, जुर्म हल्के हो जाते हैं, हिरासत से आजादी मिल जाती है। आपके यकीन के लिए ये लड़की सामने खड़ी है। ये खुद एक आईएएस की बेटी है, लेकिन इस लड़की के साथ चंडीगढ़ की सड़कों पर खुलेआम बदसलूकी हुई और पुलिस ने हल्की धाराएं लगाकर आरोपी नेता पुत्र को आजादी दे दी। पूरी कहानी आपके सामने होगी, लेकिन पहले जरा इस लड़की की आप बीती सुन लीजिए। मैंने 7 सेक्टर के अंदर जब गाड़ी ली तो उस टाइम पे कभी उन्होंने मेरा पीछा करना शुरू किया और उसके बाद वहाँ से लेके और हाउसिंग बोर्ड चौक जो पंचकुला में है वहाँ तक उन्होंने बारी बारी कम से कम 3-4 बारी मेरी गाड़ी रोकने की कोशिश की। फिर उसने मेरी गाड़ी के पीछे वाली खिड़की पे जोर से हाथ मारा, फिर हैंडल खोलने की कोशिश की, लेकिन इतने में मैंने गाड़ी निकाली और सेंट्रल लॉक था और फिर इतने में मैं तो गाड़ी निकाल के आ गई और पुलिस वाले आ गए थे तो उन्होंने फिर आके उन्हें रोक लिया।
जिस लड़के का यहाँ जिक्र हो रहा है उसका नाम विकास बराला है, जो हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष सुभाष बराला का बेटा है। पीड़ित लड़की चंडीगढ़ के सेक्टर 7 मार्केट से पंचकुला जा रही थी। जब उसका पीछा किया गया, उसकी कार पर हमला किया गया। कार को ओवरटेक करने की कोशिश की गई। चंडीगढ़ पुलिस ने आरोपी को रंगे हाथ ऑन स्पॉट हिरासत में लिया, लेकिन जब इसका परिचय सामने आया तो हिरासत में इसे जूस और मिल्क शेक पिलाकर इसकी आवभगत की गई। सीएम मनोहर लाल खट्टर का कानून को अपना काम करने देने का दावा भी खोखला साबित हुआ।